मेरे दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं सियाराम सुमन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल यू सक्सेस जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारे मित्रों। और दोस्तों, आज से हमने राजस्थान का इतिहास शुरू किया है। दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे हम, एक एक वंश को पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबके पहले हमने किया है दोस्तों शुरू राजपूतों का इतिहास। अर्थात दोस्तों, राजस्थान में भी ऐसे राजपूतों की अनेक शाखाएं हैं जिन्होंने दोस्तों राजस्थान पे हमारे यहाँ पर शासन किया है, जिसमें आप देख सकते हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा दोस्तों, चौहान वंश है दोस्तों, गुहिल वंश है, सिसोदिया वंश है, मारवाड़ के राठौड़ वंश है, जैसलमेर का भाटी वंश है, गुजर प्रतिहार वंश है दोस्तों, खचवा वंश है दोस्तों, अजमेर का यादव वंश है। ऐसे अनेक राजपूतों ने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, शासन किया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सबके पहले हम शुरू करेंगे, वो पढ़ेंगे दोस्तों हम चौहान वंश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम? चौहान वंश। देखो, चौहान वंश राजस्थान में कहां से उदय होता है दोस्तों? सबके पहले तो दोस्तों ये है हमारा राजस्थान। और राजस्थान में दोस्तों सबके पहले अगर बात करें तो यहां पड़ता है दोस्तों अजमेर, और अजमेर के पास में यहां पड़ता है दोस्तों नागौर। और नागौर और अजमेर की सीमा पे एक बड़ी सी झील बनी हुई है दोस्तों। कौन सी झील दोस्तों? उसको बोलते हैं हम सांबर झील। कौन सी झील बनी हुई है दोस्तों? सांबर झील। और इस सांबर झील के आसपास ही कुछ राजपूत पनपे, और उसको कहा जाता है दोस्तों चहमान। चहमान कहा जाता है, और चहमान का रूपांतरित शब्द है दोस्तों चौहान। तो दोस्तों इसको सांबर झील के आसपास उत्पन्न होने के कारण इसको कहा जाता है सांबर के चौहान बोल दो आप। किसके बोल दो आप? सांबर के चौहान। सामन के चौहान बोल दो, या दोस्तों इसको सपादलक्ष के चौहान भी बोल सकते हो आप। सपादलक्ष के चौहान बोल दो, या बोल दो आप दोस्तों शाकंभरी के चौहान बोल दो, या बोल दो आप अजमेर के चौहान। कुछ भी बोलो आप, एक ही वो चौहान वंश वही है दोस्तों। तो ये दोस्तों सांबर झील और इसके आसपास पनपने के कारण इसको चह माना था दोस्तों, इसको चौहान वंश कहा गया। और अब देखते हैं दोस्तों कि चौहान वंश एक दोस्तों राजा होता है यहाँ पर, जिसका नाम है वासुदेव चौहान। क्या नाम है उसका? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। सबके पहले चौहान वंश का संस्थापक किसे बोला जाता है दोस्तों? वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक बोला जाता है। और सबके पहले इसने आते ही 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, और 51 नहीं 551। क्या बोलते हैं इसको? 551 ईस्वी में इसने सांबर में चौहान वंश की स्थापना करता है। कौन दोस्तों? वासुदेव चौहान। और कहते हैं कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अगर देखा जाए तो सांबर झील का जो निर्माता कहा जाता है, वो भी किसे कहा जाता है दोस्तों? वासुदेव चौहान को सांबर झील का निर्माता कहा जाता है। लेकिन अगर आप जोग्राफी में पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पर सांबर झील को क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक झील है दोस्तों। देखो आप, होता क्या है कि जो सांबर झील है उसके दोस्तों पास में ही एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। किसका? शाकंभरी माता का। शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, और इसे कहा जाता है दोस्तों सांबर के चौहानों की ये क्या है? कुल देवी। सबसे प्राचीन देवी इसे कहा जाता है। सबसे प्राचीन देवी भी इसे कहा जाता है। और सबसे प्राचीन कौन होती है दोस्तों? नानी होती है, तो इसे कहा जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी भी इसे कहा जाता है। वो था दोस्तों तीर्थों की नानी कौन सी? इसको देवयानी। देवयानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तीर्थों की नानी कुल देवी है, प्राचीन देवी है, तीर्थों की नानी कहा जाता है, देवयानी कहा जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों कुल देवियों की बात करें तो साथ के साथ आप ये भी देख लीजिए दोस्तों, सीकर के चौहानों की कुल देवी जीण माता है। जालोर के चौहानों की देवी कुल देवी हमारी आशापुरा माता है। कहाँ के? सीकर। सीकर के चौहानों की जो कुल देवी है वो है हमारी दोस्तों जीण माता। और इसके बाद में सीकर के बाद में आप देखेंगे जालोर। जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है वो है दोस्तों हमारे आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता। तो ये साथ के साथ याद रख लेना। देखो, गोविंद राय ने आते ही यहाँ पर सांबर में
चौहान वंश की स्थापना करता है 551 में और साथ में ही अपनी राजधानी बनाता है दोस्तों अहिछत्रपुर को। अहिछत्रपुर तो नागौर में पड़ता है ये। अहिछत्रपुर को राजधानी बताता है वो दोस्तों इस प्रकार से जबालीपुर की, किसकी, जांगल प्रदेश की भी राजधानी इसे कहा जाता है। किसको? अगर उस समय की बात करें तो जांगल प्रदेश की जो जांगल प्रदेश की अगर राजधानी थी तो उस समय कौन सी? अहिछत्रपुर ही थी इसकी राजधानी भी। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे किसकी? वासुदेव चौहान को संस्थापक कहा जाता है, सांबर झील का निर्माता कहा जाता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ये सारी बातें होगी। अब देखो यहाँ तक हमने बातें पढ़ ली, लेकिन दोस्तों चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में भी तो देख लें कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है? एक ग्रंथ आता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ आता है? एक ग्रंथ आता है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो। इसको मिटा देता हूं एक बार यहां से। एक ग्रंथ आता है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखा गया था दोस्तों चंद्रवर्दाई के द्वारा। चंद्रवर्दाई के द्वारा लिखा गया था, जो कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तरते का ये क्या था? दरबारी कविता। ध्यान रखना, इसके पुत्र का नाम जलहन था। जलन दे पुस्तक दे जलन चले नरप्रकाश, अर्थात ये जब गए थे तो अपनी पुस्तक किसको दे के चल गए थे? अपने जलहन को। तो ध्यान रख लेना ऐसी। चंद्रवर्दाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो देखो क्या लिखता है इसमें। ये लिखता है कि इस प्रकार से ये जो एक ऋषि हुआ करते थे उस समय गुरु वशिष्ठ। क्या नाम है उसका? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ एक ऋषि थे जो इस प्रकार से आबू पर्वत पर इस प्रकार से यहाँ पर तपस्या किया करते थे। क्या किया करते थे? यहाँ पर तपस्या करते थे। तो होता क्या था कि यहाँ पर कुछ राक्षस आते थे और इस प्रकार से इसको कुछ अपशिष्ट पदार्थ डाल के इसको क्या कर देते थे? भंग कर देते थे। तो इस प्रकार से परेशान होकर और गुरु वशिष्ठ को एक दिन आया गुस्सा, और गुस्से में उन्होंने इस प्रकार से मंत्र पढ़े और उसमें कुछ इस प्रकार से शक्तिशाली योद्धाओं को उत्पन्न किया उसने। ठीक है, तो यहाँ से कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को उत्पन्न करते हैं। कौन को, किस किस को करते हैं? तो दोस्तों उसमें देखते हैं, तो प्रतिहार है, परमाल, तीन जातियां उत्पन्न करते हैं। तो परमार, प्रतिहार और चालुक्य। परमाल, प्रतिहार और चालुक्य। दो तीन बार बोलिए। परमाल, प्रतिहार और चालुक्य तीन जातियां उत्पन्न करते हैं। उन तीनों को इस प्रकार से इनसे राक्षसों से लड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये तीनों क्या हो जाती है? यहाँ पर पराजित हो जाती है। और लास्ट में गुरु वशिष्ठ एक और नई जाति उत्पन्न करते हैं, उसका नाम है चौहान। और कहते हैं कि चौहानों के द्वारा इसको मारा गया और यहाँ से भगाया गया। तो कहते हैं कि जो किसके द्वारा? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। सही कहानी याद रखो तो रख लेना, लेकिन ये ध्यान रखना कि पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ चंद्रवर्दाई के द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे माना जाता है? और ये किससे माना जाता है? यहाँ पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा। और ये कौन सा सिद्धांत है? ये अग्निकुंड का सिद्धांत कहा जाता है इसको। तो आपको केवल यह ध्यान रखना है कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रवर्दाई ने दिया था। किसमें दिया था? पृथ्वीराज रासो में दिया था। ठीक है, एक विद्वान आता है दोस्तों टोड, कर्नल जेम्स टोड। क्या कहता है? टोड क्या मानता है इसको? वो मानता है विदेशी। टोड के अनुसार इनको जो उत्पत्ति किससे बताई गई है वो बताई गई है दोस्तों, इसने विदेशी बताया कि ये इस प्रकार से वहाँ से गुरु वशिष्ठ, ये इस प्रकार से समर्थन भी इसका। लेकिन होता क्या है कि इस प्रकार से यज्ञ में इसको बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया जो कि विदेश से बुलाए गए। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि टोड के अनुसार इनको क्या बताया गया है? चौहानों को विदेशी बताया गया है। एक है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख, जिसमें वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है इसको। किसके? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसको वत्स्य गोत्रीय क्या बताया गया है? ब्राह्मण। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है,
और इस प्रकार से जो बिजुले शिलालेख में दोस्तों जो सांबर का जो शाकंभरी नाम मिला है वो भी बिजुले शिलालेख में मिला है। और भीनमाल का श्रीमाल भी वही नाम मिला है। और जालोर का क्या मिला है, जाबालीपुर भी उसी भी नाम मिला है। तो ये साथ के साथ आप याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक कि आपकी समझ में आई कि नहीं आई एक बार मुझको कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। देखो अब इसके बाद में क्या होता है। उसके बाद में एक राजा आता है दोस्तों हर्ष, एक राजा आता है गुवक। गुवक के द्वारा कहते हैं कि यहां पर सीकर में इसने क्या बनाया था, एक हर्ष मंदिर बनवाया था, हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था, हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था। और कहां बनवाया था, सीकर में, सीकर में बनाया था। जो क्या है दोस्तों, चौहानों के, सांबर के चौहानों के कुल देवता। बस गुवक की एक ही बात है, याद रख लेना कि गुवक आया, गुवक ने क्या बनाया, यहाँ पर हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था। कहां पर, सीकर में बनाया था, जो कि क्या है दोस्तों, चौहानों के कुल देवता है। उसके बाद में एक नया राजा आता है दोस्तों गुवक के बाद में, चंदनराज। चंदनराज नाम का एक नया राजा आता है और इसने कुछ नहीं करवाया, ओनली इसकी एक पत्नी थी आत्मप्रभा। आत्मप्रभा एक पत्नी थी, जो कि इस प्रकार से पुष्कर में एक शिव मंदिर था, पुष्कर में एक शिव मंदिर है, वहां पर इस प्रकार से रोज के 1000 दीपक, रोज वहां पर 1000 दीपक जलाती थी। कौन, आत्मप्रभा। किसकी पत्नी थी, चंदनराज की ये पत्नी थी, ठीक है। तो ये वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में एक राजा आता है अजयराज, उसको देखिए आप। सांबर में एक नया राजा बैठता है, बात है 1103 की, 1113 की। अजयराज बैठता है, इसका शासन है 1113 से लेकर 33 तक। देखो अजयराज नया शासक आता है। अजयराज के कहते हैं कि इसने 1113 में एक पहाड़ी है गढ़बिट्टल पहाड़ी, एक पहाड़ी है गढ़बिट्टल पहाड़ी, यहां पर इसने क्या किया था, यहां पर एक दुर्ग बनाया था इसने, गढ़बिट्टल पहाड़ी। यहां पर पहले तो अजमेर बसाया और गढ़बिट्टल पहाड़ी पर क्या बनवाया इसने, अजमेरू दुर्ग। 1113 में इसने क्या किया, अजमेर बसाया और गढ़बिट्टल पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग, गढ़बिट्टल पहाड़ी पे इसने क्या बसाया, अजमेरू दुर्ग बसाया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में इसकी जो पत्नी थी सोमलेखा, क्या नाम था इसकी पत्नी का नाम, सोमलेखा, ये इसकी पत्नी थी। इसके नाम पे इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे इसने, चांदी के सिक्के चलाए थे। उसके बाद में बस इसकी 2-3 एक बातें हैं। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रख लेना कि अजमेर का अगर देखो कोई गढ़ बनाकर और इस प्रकार से अजमेर की स्थापना कर रहा है, चौहान वंश की स्थापना करा जाए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांबर के चौहानों का कुछ वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके अजयराज को कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है, अजमेर को। ये देखो पहले तो सांबर के आसपास थे, लेकिन इन्होंने अजमेर बसाया और किला बनाया, तो इस कारण इसको अजमेर के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो इसने कुछ एक बातें नहीं, 1113 में इसने अजमेर बसाया और गढ़बिट्टल पहाड़ी पर इसने अजमेरू दुर्ग का निर्माण कराया। उसके बाद में एक नया शासक आता है दोस्तों, अर्णोराज। कौन आता है यहाँ पर, अर्णोराज। अजयराज के बाद में 1113 से 1155 तक रहा था अर्णोराज। देखो अर्णोराज की क्या क्या बातें हैं। अर्णोराज ने 1113 से 1155 तक यहाँ पर शासक किया था। इसने क्या किया, यहाँ पड़ता है एक पुष्कर, इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था।
पुष्कर में इन्होंने वराह मंदिर बनाया और वहाँ वराह मंदिर बनाने के बाद में इस प्रकार से कहते हैं कि वराह मंदिर बनाने के बाद में जिसका जीर्णोद्धार करवाया था वो अमर सिंह ने करवाया था। यह बना दिया मैंने यहाँ पर वराह मंदिर, और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? अमर सिंह ने कराया था। किसने करवाया था? अमर सिंह के द्वारा। अमर सिंह ने करवाया था दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार कराया था। कहते हैं कि इस प्रकार से जहांगीर आया था ना, जहांगीर के द्वारा इस मंदिर को तोड़वा दिया गया था और जो इसकी मूर्तियां हैं ना इसको पानी में फिकवा दिया था। पानी में इसको मूर्तियों को कहाँ फिकवा दिया था? इसने पानी में फिकवा दिया था। तो दोस्तों अर्णोराज की यही बातें हैं। अर्णोराज के बाद में आगे की बात करते हैं कि अर्णोराज ने क्या किया। अर्णोराज के समय दोस्तों साम्राज्य विस्तार भी बहुत हुआ है। इस प्रकार से सिंधु तक इसका साम्राज्य फैल गया था। कहते हैं कि यहाँ पर हूणों के बार बार आक्रमण होते थे। किनकी? एक हूण जाति है, हूणों के यहाँ पर बार बार आक्रमण होते थे। तो एक बार क्या किया कि इन पहाड़ियों के बीच में लेकर और हूणों को बहुत बुरी तरह से मारा इन्होंने। इतना भयंकर मारा कि यहाँ की जो धरती थी ना वो इस प्रकार से खून से रंग गई थी। तो यहाँ से कुछ बदबू आने लगी थी। तो अर्णोराज ने क्या किया, एक नदी पड़ती है लूणी नदी, लूणी या उसको उस समय चंद्रा नदी के नाम से बोला जाता था। किस नदी के नाम से जानते थे? यहाँ पर चंद्रा नदी के नाम से जानते थे। तो इसको यहाँ से इसका रास्ता मोड़ा और यहाँ पर इसको रक्त रंजित जथी को इसको धोया पहले तो, और धोने के बाद में यहाँ पर एक बड़ी सी नदी झील बन जाती है जिसको कहते हैं हम आना सागर झील। आना सागर, अर्णोराज को आना जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आना जी के नाम से। आना जी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बनवाई थी? एक आना सागर झील बनवाई थी। ठीक है, लूणी या चंद्रा नदी को। इसके बाद में अर्णोराज के समय ही कहते हैं कि यहाँ पर जहांगीर ने यहाँ पर क्या बनवाया था? शाही बाग बनवाया था। यहाँ पर बनवाया था जहांगीर ने। उस समय जहांगीर ने यहाँ पर इसी आना सागर झील के किनारे यहाँ पर बनवाया एक शाही बाग, उसको कहा जाता है शाही बाग। और इसी जहांगीर की पत्नी ही एक नूरजहां, इसकी पत्नी है नूरजहां, और नूरजहां की माता का नाम है हसमत बेगम। हसमत बेगम ने कहते हैं कि यहाँ पर फूलों से इत्र बनाकर और यहाँ पर इत्र का आविष्कार किया था। हसमत बेगम ने क्या किया था? इत्र का आविष्कार किया। पूछ लिया जाए आपसे कि इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था हसमत बेगम, जो कि नूरजहां की क्या थी? मम्मी थी यहाँ पर। ठीक है, जहांगीर ने यहाँ पर शाही बाग बनवाया था। ये सारी बातें थी। कहते हैं कि जो अर्णोराज है, अर्णोराज का एक पुत्र था जगदेव। जगदेव ने अर्णोराज की कर दी थी यहाँ पर हत्या। लास्ट में इसी के पुत्र जगदेव ने इसका हत्या कर दी थी। और इसको कहा जाता है चौहानों का पितृहंता राजा। चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? यहाँ पर जगदेव को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, चौहानों का पितृहंता जगदेव। देखो बड़ा पुत्र था, लेकिन जगदेव को पितृहंता को कैसे शासक बना सकते हैं? तो इसके बाद में एक इसका छोटा भाई था विग्रहराज। क्या नाम था उसका? विग्रहराज। विग्रहराज को शासन बनाया जाता है। और विग्रहराज, वही विग्रहराज जिसको कवि बांधव कहा जाता है, तो उसी को हम देखेंगे दोस्तों आगे। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो एक बार कमेंट करके बता दें मुझे, फिर हम आगे की बात करेंगे विग्रहराज। क्योंकि दोस्तों चौहानों वंशों में जो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है दोस्तों विग्रहराज या है पृथ्वीराज चौहान। जब तक भी क्वेश्चन बनता है तो आपके इसी से बनता है, विग्रहराज से या आपके पृथ्वीराज चौहान से। तो वो दो शासक इंपॉर्टेंट है, इनकी तो हमने दो चार बातें थी जो कि हमने दोस्तों कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ, बोलते हैं इसको विग्रहराज चतुर्थ। तो अजमेर में एक नया शासक बन जाता है चौहान वंश का, जिसका नाम है विग्रहराज। तो एक नया शासक आता है जिसका नाम है विग्रहराज। विग्रहराज एक नया शासक आता है। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो इसने 1158 से 1163 तक शासन किया था। 1158 से
63 तक ये शासक रहा था, इंपोर्टेंट शासक है दोस्तों, इसको हम सारी बातें देखेंगे। इसी को कहा जाता था दोस्तों कवि बांधव, कवि बांधव कहा जाता था। अर्थात एक कविताएं भी लिखा करता था, नाटक लिखता था। एक नाटक लिखा गया है इसके द्वारा, हरकेली नामक नाटक लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विग्रहराज के द्वारा लिखा गया है। इस हरकेली नाटक में क्या लिखा गया है? इसमें अर्जुन व भगवान शिव अर्जुन प्लस भगवान शिव के मध्य संवादों का वर्णन है। और भगवान शिव इसमें किरात के वेश में है। किरात बोलते हैं शिकारी। किसके वेश में है? किराती में। उसके दो मध्य जो महाभारत के समय, युद्ध के समय जो संवाद हुए थे, वो सारी बातों का वर्णन किसमें है? यहाँ पर दोस्तों हरकेली नाटक के अंतर्गत लिखा गया है। और दोस्तों इस कवि बांधव अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करता था। तो एक व्यक्ति है किलहोर्न, क्या नाम है? किलहोर्न नाम का एक व्यक्ति है, जिसने ये कहा था कि जो ये विग्रहराज है ना बंदा, ये कालिदास या वशीभूत नामक, कालिदास का नाम सुना होगा आपने, कालिदास या वशीभूत से क्या करता है? ये होड़ करता है। किनसे? कालिदास या वशीभूत। इन विद्वानों से होड़ करता है कौन? विग्रहराज करता है दोस्तों, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पड़ता है अजमेर, और अजमेर में इन्होंने एक पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला। देखो इसने पाठशालाएं बनाई, तभी तो इसका जो समय है ना वो स्वर्ण काल माना जाता है। चौहानों का क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल। किसका समय? विग्रहराज का समय। कहते हैं कि विग्रहराज के समय जो पूरे भारत की राजधानी रहा था दोस्तों अजमेर। कौन रहा था? पूरे भारत की राजधानी। कभी ऐसा भी हुआ है इतिहास में कि पूरे भारत की राजधानी हमारा राजस्थान रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने इसको संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। और कहते हैं कि जो हरकेली नाटक है ना, उसके कुछ श्लोक यहाँ पर भी लिखे गए हैं। कहाँ पर? संस्कृत पाठशाला में यहाँ पर भी लिखे गए हैं। होता क्या है कि जो मोहम्मद गोरी अपने राजस्थान भारत आएगा अभी, अपने पढ़ा नहीं, इसके बाद में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने क्या किया कि 1194 में, कब? 1194 में इस संस्कृत पाठशाला को ये तोड़वा देता है। वो तोड़वा कर यहाँ पर एक इसका मस्जिद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मस्जिद का निर्माण करता है। और यह है राजस्थान की प्रथम मस्जिद। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। क्या है? ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाई थी। किसको? संस्कृत पाठशाला को मिटाकर इसने बनाई थी। जो कि संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई थी। कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर पंजाब शाह का उर्स बढ़ता था। पंजाब शाह उर्स का मतलब होता है यहाँ पर मेला। पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है यहाँ पर। कितने दिन का बढ़ता है? यहाँ पर 2.5 दिन का बढ़ता है। इस कारण से इसे कहा जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या कहा जाता है इसको? 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से इसको जानते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम ये मानते हैं कि इसको बनने में 2.5 दिन लगे, इस कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। एक व्यक्ति था दोस्तों धर्मघोष नाम का एक व्यक्ति था। इसके कहने पर इसने पशु बलि पे क्या लगा दी थी? इसने रोक लगा दी थी। किसके? धर्मघोष नामक एक व्यक्ति के कहने पे इसने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। एक ग्रंथ है दोस्तों इससे संबंधित। एक तो है दोस्तों विग्रहराज के सामने हम क्या लगा देंगे? ललित लगा देंगे। तो ललित विग्रहराज ग्रंथ है। यह लिखा गया था दोस्तों सोमदेव के द्वारा। सोमदेव कवि के द्वारा लिखा गया था, जो कि दोस्तों इसका एक दरबारी कवि था। इसमें इंद्रपुरी की राजकुमारी और फिर विग्रहराज के जो प्रेम संबंधों का वर्णन इसमें किसमें
प्रेम संबंधों का इसमें वर्णन है। किसमें? ललित विग्रह राज किसके द्वारा लिखा गया था? सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। एक है यहाँ पर दोस्तों इसका बिसल देव भी है नाम। क्या नाम है इसका? विग्रह राज या बोल दो आप बिसल देव। तो एक ग्रंथ और है बिसल देव रासो। क्या नाम है? बिसल देव। ये लिखा गया था नरपति नाले, नरपति नाले के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ नरपति नाले के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, नरपति नाले और सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? विग्रह राज के थे। नरपति नाले ने बिसल देव रासो लिखा, विग्रह राज ने सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है। उसके बाद में एक नया शासक आता है, उसका नाम है दोस्तों विग्रह राज के बाद में, यह विग्रह राज का ही भाई था, उसका नाम है दोस्तों सोमदेव। क्या नाम है इसका? एक नया शासक आता है दोस्तों यहाँ पर सोमदेव। कोई बात नहीं है इसकी, ओनली आपको यह याद रखना है कि यह है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में यहाँ पड़ती है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली के राजा की एक राजकुमारी थी कर्पूरी देवी। और यहाँ पर राजा कौन था? सोमदेव। इस सोमदेव और कर्पूरी देवी का विवाह होता है और इनसे उत्पन्न संतान जो है वो है पृथ्वीराज सेकंड दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये है पृथ्वीराज, यहाँ तक की बात होगी। अब इसके आगे वाले एक वीडियो में हम स्पेशल पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे, तो उसकी बातें वहाँ तक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ये देखो, जिस प्रकार से जो सोमदेव है ना, इसकी मृत्यु हो चुकी थी, और इस प्रकार से जो यहाँ पर 1177 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। 1166 में, सॉरी दोस्तों 1166 में, और 1177 में ये क्या बनता है? राजा बनता है। ठीक है। तो आगे की वीडियो में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे स्पेशल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद साथियों।